जय हिंद साथियों, आज मैं कराने वाला हूं आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। ठीक है, किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी को सर्वप्रथम मानक रूप प्रदान करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया? अगर आपने पॉलिटी का क्लास किया होगा कहीं पे तो आपको पता होगा, नहीं किया होगा तो आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा माना गया। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देख सकते हैं, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है। जब कोई बालक छोटा होता है तो जब वो बालक भाषा बोलता है, ठीक है, या सीखता है, तो वो जो निरर्थक शब्द होते हैं उसके द्वारा वो बोलता है। मतलब कुछ शब्द उसको समझ में आता है और कुछ शब्द समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से वो जब खुद बोलता है तो कुछ कुछ शब्द जो उसको आता नहीं हो वो उसको उल्टा पुल्टा बोल देता है, जिसका अर्थ नहीं निकलता, मतलब निरर्थक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? देखिए, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को हम कहते हैं संज्ञा। क्योंकि अगर आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा या हिंदी में पढ़ा होगा तो नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा उसे कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के जो नाम होते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये संज्ञा हो गया। और आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो आप जान लीजिए, हिंदी भारत के 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। हिंदी भारत के 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। 6 बता दूं मैं आपको। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और जो छठा होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से आपके 6 सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा होनी चाहिए। जो भाषा होती है ये होनी चाहिए विषय के अनुकूल होनी चाहिए, रुचि के अनुकूल होनी चाहिए, अवसर के अनुकूल, मतलब जो विषय है उसके ही अनुकूल भाषा होनी चाहिए, रुचि के अनुकूल होनी चाहिए और अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब ये सभी प्रकार के अनुकूल होना चाहिए तो भाषा हमें समझ में आती है। ठीक है, मतलब ये सभी, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन है। ठीक है, बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन, ये आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यवहार परिवर्तन, जब बच्चे सीखते हैं तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि जब उनको आप कुछ सिखाएंगे तो उसी तरह करने का प्रयास करेंगे तो उनके व्यवहार में जो है परिवर्तन आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? देखिए, बच्चों का सक्रिय शब्दकोश मतलब जो वो बार बार बोलते हैं या जिस शब्दों का उसको अर्थ पता होता है तो उसको बार बार बोलते हैं, तो इसी अनुसार बच्चों का सक्रिय शब्दकोश निकला है। ऑप्शन नंबर डी, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो इसमें कौन सी संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा, भाव, स्त्रीत्व जो होता है वो भाव प्रकट करता है। अगर स्त्री पूछता ना स्त्री में कौन सी संज्ञा है तो वो हो जाता जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि स्त्री एक प्रकार की जाति है, मतलब जाति, स्त्री पुरुष ये सब एक प्रकार की जाति है। तो इस प्रकार से हो गया आपका भाववाचक संज्ञा स्त्रीत्व में है। तो आप देख सकते हैं भारतीय शब्द में बहुवचन है भारतीयों। ठीक है, भारतीय से भारतीयों, ये आपका बहुवचन शब्द हो गया। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा देखिए, बुढ़ापा, जो बुढ़ापा आपका होता है वो क्या है? एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा, बूढ़ा व्यक्ति होता है तो बुढ़ापा जो होता है, बुढ़ापा को आप किस प्रकार से बता सकते हैं? जो बुढ़ापा होता है ना, बुढ़ापा होता है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे लिखा नहीं गया है क्योंकि ऑप्शन में ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 2 ऑप्शन दिया गया, 2 ऑप्शन गायब हो गया। इसमें भाववाचक संज्ञा, ठीक है, बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आते हैं, पहाड़ी हिंदी किस क्षेत्र में बोली जाती है? ठीक है, पहाड़ी हिंदी उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और
राजस्थान। आप बता सकते हैं, आपको पता नहीं होगा मैं बता दूं। पहाड़ी हिंदी जब भी बोली जाएगी पहाड़ी एरिया में, ठीक है, तो पहाड़ी एरिया क्या है इसमें से? पूर्वी मध्य प्रदेश नहीं, उत्तरी मध्य प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पूरा पहाड़ों से घिरा है, तो पहाड़ी हिंदी किस क्षेत्र में बोली जाएगी? हिमाचल प्रदेश में। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सभी विधियां असफल होने पर भी इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा? प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, उद्बोध विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कि सभी विधियों के असफल हो जाने के बाद कौन सी विधि प्रयोग करना चाहिए? प्रवचन विधि। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण, तो इसकी जो सफलता होती है वो निर्भर करती है किस पे? आपको पता है? नहीं, मैं बता दूं, आपको पता होगा कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण का आशय ये हो जाएगा कि जो आपकी समस्याएं हैं उन किस कारण से वो समस्या उत्पन्न हुई है उसकी अगर आप सही से पहचान कर लेंगे तो उसी को उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ठीक है, क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा है। एक प्रकार से जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो आप बोलते हैं क्रुद्ध। ठीक है, लेकिन क्रोध, जो क्रोध है खुद नाम है, मतलब एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि क्रोध ओरिजिनल नाम जो है क्रोध, क्रोधित, क्रोधित जो हो जाएगा तो मतलब व्यक्ति क्रोधित है। लेकिन क्रोध अगर आप बोलेंगे व्यक्ति क्रोध, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो क्रोध जो है खुद स्वयं में एक संज्ञा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। और आते हैं 17, भाषा के प्रमुख अवयव क्या है? भाषा के प्रमुख अवयव देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि, ध्वनि मतलब जो जिसको हम बोल सकते हैं, जिसका शुद्ध उच्चारण किया जा सकता है, जैसे वर्ड होता है। ठीक है, उसको वर्ड भी कहते हैं। वर्ड जब वर्ड दो वर्डों के मेल से शब्द बनता है और शब्द के बाद जो है पद बनता है। पद शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद पद बनता है और उसी को वाक्य कहते हैं। जब एक पूर्ण विराम तक हो जाता है एक लंबा सेंटेंस तो उसी को क्या कहते हैं? वाक्य। भाषा के प्रमुख अवयव हैं वर्ड, शब्द, पद और वाक्य। आप इसको विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 100% पूछता है। 18 क्वेश्चन है, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। ठीक है, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है तो पहले संस्कृति, ठीक, संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद आई हिंदी आपकी। ठीक है, इसी में से निकली है हिंदी। और उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ठीक है, व्यक्तिवाचक जो किसी व्यक्ति के नाम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखिए गाय, गाय व्यक्ति है? नहीं, गाय व्यक्ति नहीं है। पहाड़ व्यक्ति है? नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी है यमुना, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि ये किसी स्त्री का नाम है, मतलब व्यक्ति का नाम है। ठीक है, यमुना। उसके बाद आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जाति बताता हूँ, जो जाति मतलब देखिए मनुष्य, मनुष्य भी एक जाति है। सुंदर, सुंदर जो आपका हो गया, सुंदर मतलब व्यक्ति है, उसका क्या विशेषता है? सुंदर मतलब वो उसकी विशेषता है सुंदर। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, मतलब यही ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। बालक, बालक भी एक प्रकार की जाति है, बालिका भी एक प्रकार की जाति है, लेकिन जवान, एक जवान है, एक बूढ़ा है। ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था बुढ़ापा, बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, लेकिन जो बूढ़ा होगा उसमें होगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 21 पे, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आप लोग क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले आप देखिए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसमें आपने आंसर पहले ही लगा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? मिठाई। ठीक है, मिठाई से कोई भाग, चतुराई, चतुराई देखिए एक प्रकार से भाव निकल रही है, मतलब वह व्यक्ति चतुराई कर रहा है। ठीक है, लड़ाई कर रहा है। या उतराई मतलब कहीं चढ़े हैं, उतराई हो रही है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जो भाषा है उसके सबसे छोटी इकाई को अभी मैंने आपको बताया कि वर्ड, ध्वनि, ध्वनि के बाद जो ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, वर्ड क्या कहते हैं? वर्ड, वर्ड हो गया। उसके बाद आता है आपका शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य। ठीक है, अंग की ध्वनि है। ठीक है, निर्नुनासिक, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। ठीक है, अंग की जो ध्वनि होती है
वो हमेशा रहेगा आपका अनुस्वार, ठीक है, अंग हमेशा अनुस्वार रहेगा, ठीक है। और 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। देखिए स्वर जो होते हैं हमारे वो बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं, ठीक है। व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, कभी नहीं होते। व्यंजन में हमेशा और जुड़ा रहता है, ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते। अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। क्या बोला है? अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी गलत है। और देखिए व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, रस और दीर्घ। ये कभी भी व्यंजन नहीं होते, ये स्वर होते हैं, रस स्वर और दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। तो मतलब ये तीनों गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी ए वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। यूपी बीएड की और भी क्लासेस आपको करवाई जाएगी हिंदी की। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो जब हम डालें तो आप पे नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका मैं